कड़कड़ाते की बहुत तेजी से सर्दी पड़ रही थी और किशोर अपने घर के दरवाजे के एक छप्पर के नीचे अपनी रातें गुजार रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी और वो सोच सोच कर ये परेशान था कि आखिर पत्नी को जब डिलीवरी होगी तो अब की बार बेटा होगा या नहीं। दरअसल उसके पास पहले से 4 बेटियां थी और अब की बार 5वीं बार उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया था। जैसे ही सुबह का 3 बजता है, उसके घर के आंगन से उसकी एक बिटिया निकल कर आती है और कहती है, पापा मम्मी आपको अंदर बुला रही हैं। जैसे ही किशोर अंदर जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई है। वो अपने बगल में एक गाड़ी वाले को बुलाता है और गाड़ी पर अपनी पत्नी को सवार करके सीधा गांव के बगल में ही एक सरकारी हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को एडमिट कराता है। एडमिट कराने के बाद धीरे धीरे 3-4 घंटे बीतने के बाद सुबह हो चुकी थी, लेकिन चूंकि ठंड और कोहरा ज्यादा था इसलिए सही से सुबह हुई है ये प्रतीत नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी रात है। और आलम यह था, किशोर का अब एक एक मिनट काटना बहुत दूभर हो चुका था। किशोर बहुत हैरान परेशान अस्पताल के बाहर एक चबूतरा बना था पेड़, उसी पेड़ के नीचे 2-4 लोग आग जलाकर अपने हाथों को सेक रहे थे। उन्हीं के पास जाकर वो अपने हाथ सेकने लगता है और ये सोचने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। वो काफी देर परेशान रहता है। उसके कुछ देर बाद ही अस्पताल की एक नर्स आती है और किशोर को आवाज लगाती है। तो कहानी सच्ची है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जो लोग हमें अपनी कहानी में अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद और कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं, उनका नाम मैं कहानी के आखिरी में लूंगा। इस कहानी पर उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर हमें अपना बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और कमेंट दिया था। तो आप भी पूरी कहानी को आखिरी तक सुनिएगा। आप कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से और कहां से देख रहे थे। फिलहाल बिना आपका समय गंवाए आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नर्स किशोर को बुलाती हैं। किशोर को बुलाने के बाद नर्स साहिबा किशोर से कहती हैं कि किशोर जी बधाई हो, आपके घर एक लक्ष्मी आई है, आपके घर एक कन्या ने जन्म लिया है। जैसे ही किशोर इस बात को सुनता है नर्स के मुंह से, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब उसकी सोच और बढ़ चुकी थी। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी उसके माथे से तलतल तलतल पसीना चूने लगता है। ये सच्ची कहानी है। बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्णिया और ये कहानी उसी पूर्णिया जिले के एक मोहल्ले के रहने वाली है, जहां के रहने वाले थे किशोर। और ये 5वीं बेटी ने जब जन्म लिया तब किशोर सोचने लगा, ऊपर वाले को याद करके मुंह ऊपर करके अपना कहने लगा कि हे ईश्वर, हमने पिछले जन्म में कौन सी गलती कर दी है कि क्या आप एक बेटा नहीं दे सकते हो, हर बार आप बेटी ही पैदा कर रहे हो। फिर बाद ही नर्स आती है और नर्स किशोर से कहती है कि किशोर जी, आप अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हो। वह अब अपनी पत्नी और अपनी 5वीं बिटिया को, जो अभी 2-4 घंटे पहले ही जन्मी थी, वो अपने घर लेकर जाता है। लेकिन वो बहुत रास्ते भर बुझे मन से घर जाता है और घर जब पहुंचता है, घर में गांव वाले, समाज वाले, परिवार के जो लोग थे वो लोग आते हैं, सब उसे बधाई देते हैं। लेकिन वो बधाई उसे दुख के समान लग रही थी। उस बधाई को अंदर अंदर आत्मा में बहुत गलत मार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लोग उसे बधाई नहीं बल्कि कटाक्ष दे रहे हैं। खैर, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। किशोर बहुत ही मेहनती टाइप का मजदूर आदमी होता है, एक गरीब घर का लड़का जो अपनी पत्नी और अपने 4 बेटियों को पढ़ाकर कैसे भी बड़ा कर रहा था। वो मेहनत मजदूरी करता है। कई बार तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम बाहर चले जाओ, परदेश कमाने चले जाओ, और वो 2-4 महीने के लिए परदेश भी चला जाता था कमाने के लिए। इधर उधर का काम करता था। जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते थे तो वो घर चला आता था, क्योंकि बेटियां चारों बड़ी हो चुकी थी और बड़ी बेटियों के अब हाथ भी पीले करने थे, शादी भी करनी थी। यह पूरी सोच किशोर को कहीं ना कहीं से खाए जा रही थी कि अचानक इस 5वीं बेटी का जन्म हो चुका था।
लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगता है दोस्तों, और कुछ समय गुजरने के बाद उसने पहली बेटी की जैसे तैसे लोगों से कर्जा मांग के, लोगों से उधार मांग के, लोगों से मिन्नतें करके, नात रिश्तेदार के सहयोग से अपनी पहली बेटी की शादी कर देता है। और 2-4 साल बीतने के बाद वो धीरे धीरे अपनी 4 बेटियों की शादी को अच्छी तरीके से निपटा दिया था। अपनी चारों बेटियों की शादी कर चुका था। अब उसकी 5वीं बेटी, जिसका नाम उसने पैदा होने के बाद ब्यूटी रखा था, ब्यूटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसने देखा 4 बेटियां किशोर के पहले थी, उन बेटियों से ये ब्यूटी थोड़ी सी अलग है। ब्यूटी दिन रात पढ़ाई करने में ही लगी रहती थी बचपन से। जब किशोर ये चीज देखता है तो वो अपनी बेटी को अंदर से और साहस देता है और कहता है कि बिटिया, अब तो मेरे सर पर जितना भी भार था वो मैं खत्म कर चुका हूँ। मैं अपने 4 बेटियों के हाथ पीले कर चुका हूँ, चारों की शादियां कर चुका हूं। तो अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश हैं और खुशी से अपना जीवन गुजार रही हैं। बेटी, अब तुम ही मेरा बेटा हो, तुम सिंगल बेटी बची हो। जितना मुझसे मेहनत मजदूरी काम हो सकेगा, हालांकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा, जो मैं कर पाऊंगा वो तुम्हारे लिए करूंगा, और तुम पढ़ाई रखना जारी करो। कि सबसे छोटी बिटिया ब्यूटी मन लगाकर, तन मन धन से पूरी तरीके से पढ़ाई करती है। और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तो गांव वाले, रिश्तेदार वाले, समाज वाले लोग किशोर से कहते हैं कि देखो भाई साहब, बिटिया अब जवान होने लगी है और समाज का आप जान ही रहे हो कैसे है, तो अब इसके हाथ पीले कर दो। किशोर को अब धीरे धीरे दर्द सताने लगता है, और किशोर की चारों बेटियां जब भी उसके घर आती, यानी कि अपने मायके आती, किसी शादी के फंक्शन में, किसी विवाह के फंक्शन में, या होली, दीपावली, राखी के त्योहार में, तब अपने पिताजी से कहती कि पिताजी, अब ब्यूटी की भी शादी कर दो, ब्यूटी भी अब बड़ी हो चुकी है, इसे पढ़ाई करना होगा तो अपने ससुराल में जाकर पढ़ाई कर लेगी। उसका पिताजी कहता है कि मैं ग्रेजुएशन कराऊंगा और इसे पढ़ाऊंगा। उसकी बिटिया लगातार पढ़ती ही रहती है। धीरे धीरे 5 साल का समय गुजर जाता है, और 5 साल में वो कई परीक्षाओं की तैयारी करके कई एग्जाम देती है। इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए, या फिर ब्यूटी का भाग्य कहिए, उसका चयन नहीं हो पाता है। वो बहुत हार गई थी अपने आप से, और लास्ट में उसकी चारों बहनें और गांव समाज वाले लोग कहते हैं कि अब आपने इसे पढ़ने का बहुत मौका दे दिया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब इसकी शादी कर दीजिए। और किशोर जब गांव वालों के ताने और अपनी 4 बेटियों के ताने सुन चुकर परेशान हो चुका था, थक हार चुका था, तो 2008 में वो अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी की शादी धूमधाम से होती है, लड़का ठीक ठाक होता है। शादी होने के बाद वो बहू बनकर जिस घर में जाती है, उस घर में पहुंचने के बाद अपने घर का सारा कामकाज अच्छी तरीके से संभाल लेती है। जिंदगी के 5 साल ब्यूटी के कैसे गुजर गए, ये ब्यूटी को खुद भी पता नहीं चला। और धीरे धीरे सन 2013 आ गया, और सन 2013 शुरुआत से और 2012 लास्ट से उसने देखा कि उसके पति में एक अजीब तरीके का बदलाव आ चुका है। उसका पति जिस तरफ से आता, उसको भद्दी भद्दी गालियां देता, और पढ़ाई के लिए उसे बार बार रोकता कि ये पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन 5 सालों में ब्यूटी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया था, जिनमें एक बेटा था और एक बेटी थी। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, और इधर पति की आदत देखकर ब्यूटी हैरान और परेशान थी कि ये पति की स्थिति ये हो चुकी थी, वो जिधर से भी आता ब्यूटी को हमेशा गाली देता रहता। धीरे धीरे तक कलेश आगे बढ़ता रहा, और बार बार वो अपनी पत्नी को धमकी देता रहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी, अचानक उसका पति उठता है, और घर में जो लाइट जल रही थी, जिसके सहारे वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, उस लाइट को बंद कर देता है। जिस बात पे ब्यूटी अपने पति को कहती है कि ये अच्छी बात नहीं, आपने लाइट बंद कर दिया, तो उसका पति कहता है देखो ये बिल्कुल अच्छी बात है, मैं रात के अंधेरे में सो रहा हूँ, रात सोने के लिए बनी है, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बनी है। और दोनों में झड़प हो जाती है। एक बार फिर से वो अपनी पत्नी को धमकी देता है और कहता है कि सुबह होते ही तुम अपने मायके चली जाना, या तुम्हारी मर्जी, जहां तुम्हें जाना हो तुम वहां चली जाना, पर यहां मत रहना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूं। सुबह होती है, ब्यूटी धीरे धीरे अपने कामों में लग जाती है। उसका पति अचानक से आता है और उसके ऊपर अपना हाथ छोड़ देता है। वो अपनी पत्नी को बहुत बेतहाशा मारता है। जैसे उसके मायके वालों को, यानी कि किशोर को पता चलता है कि आज उसकी बिटिया ब्यूटी को, जिसे उसने अपने सीने से लगा कर पाला था, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसकी बेटी को सिर्फ उसके पति ने इसलिए मारा है कि वो पढ़ाई करना चाहती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है।
वो जैसे पता पाता है वो सीधा अपने घर से अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है और अपनी बेटी को घर वापस लेकर चला आता है। अपने घर पर अपनी बेटी को रख लेता है और बेटी को धीरे धीरे पढ़ाने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि बेटियां हमेशा ससुराल के लिए ही बनी होती हैं। एक माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि बिटिया की अगर शादी हो जाए तो वो जीवन में चाहे जितना आगे बढ़े लेकिन वो ससुराल के पक्ष से ही बढ़े। यहाँ भी सेम वैसा ही था। किशोर के पास अब बुजुर्ग हो चुका था, उसकी उम्र और ज़्यादा हो चुकी थी, आय के स्रोत ज़्यादा थे नहीं। अब किशोर हैरान परेशान कि अपनी बिटिया को कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन ब्यूटी की आदत पढ़ने की नहीं जाती है, लेकिन वो रात दिन एक चीज़ सोचकर और भी परेशान होती है कि चलो मेरा अगर अकेले का पेट होता तो जैसे तैसे मैं अपना जीवन काट लेती, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, इनका क्या होगा, इनको कहाँ से पैसे आएंगे, इनको पढ़ाना लिखाना और आगे बढ़ाना है। ये सब सोचकर कई बार उसकी पढ़ाई बाधित हो जाया करती थी। लेकिन ब्यूटी थी वो लगातार परीक्षा देती ही रहती थी। कोई भी एग्जाम आए वो फॉर्म डालती थी और वो उस परीक्षा में शरीक होती थी और हर बार किस्मत का फैसला ब्यूटी के विरुद्ध ही आता था। यानी हर बार वो पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम देती थी और रिजल्ट आता था तो वो फेल ही होती थी। अब धीरे-धीरे उसके मायके में उसके बच्चों की और उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके खाने के लाले पड़ने पड़े, लेकिन वो संघर्ष करती रही, लोगों से माँग कर खाती रही और कई रातें ब्यूटी ने अपने बच्चों को भूखा ही सुला दिया सिर्फ पानी पिला के, और खुद भी पानी पीकर लगातार पढ़ाई में जुटी रही मन लगाकर, ध्यान लगाकर। उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन सफल ज़रूर होगी और उसके सफल होने के पहले उसे गाँव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, उसके खुद 4 बहनों ने, अब तो स्थिति यहाँ तक आ चुकी थी कि उसका वह पिता जो उसकी पढ़ाई में, उसके आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, माँ-बाप की नज़रों में भी ब्यूटी अब खटकने लगी थी। उसके माँ-बाप भी कहते थे कि बेटा तुम कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी मत करो, कोई प्राइवेट नौकरी देख लो। अब धीरे-धीरे उधर उसके पति ने उसके खिलाफ कोर्ट में एक तलाक की अर्जी डाल दी। कुछ दिन बाद ब्यूटी कोर्ट में जाती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो चुके थे, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे। ताकि कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जब तक बच्चे वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक वो माता के पास रहेंगे और उसके बाद जो उसका पिता है उसको उनका भरण पोषण करने के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। अब उसका पिता हर महीने एक तय धनराशि जो कोर्ट ने तय की थी, राशि वह ब्यूटी के खाते में लगा देता था। लेकिन ये सब 2-3 महीने ही चला। 2-3 महीने बाद उसके पति ने अपने बच्चों का जो खर्चा मिल रहा था उसने देना बंद कर दिया, उसने मुंह मोड़ लिया। ब्यूटी थाने के चक्कर काटने लगी, कोर्ट के चक्कर काटने लगी। लेकिन हमारी भारतीय न्याय प्रणाली, हमारे थानों की क्या स्थिति है उसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वो एक दिन एक कोर्ट में पहुंचती है, वहां अर्जी देती है, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं होती है तो एक थाने में पहुंचती है। थाने में वो जब देखती है अपने पूरा घटनाक्रम एक महिला दरोगा से बताती है कि हमारा हमारा किस्सा कुछ इस तरीके से है। तो महिला दरोगा उससे कहती है कि तुम पढ़ी लिखी ना बहुत ज्यादा लग रही हो, तुम्हें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसीलिए तुम्हारा तलाक हुआ है, इसीलिए तुम परेशान हो। जब उस महिला दरोगा की बात सुनती है तो अंदर से उसका दिल फटा का फटा रह जाता है। इसलिए क्योंकि वह भी एक महिला थी। वह प्रण करती है कि आज के बाद जब मैं घर पहुंचूंगी तब मैं जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी होती है, जिसमें डीएम और एसपी बनते हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी ना करके बल्कि प्राथमिकता दूंगी मैं छोटे मोटे किसी पद पर आसीन हो जाऊं, क्योंकि मेरा जीवन संवर जाए। वो अब ठान लेती है कि मुझे कहीं ना कहीं से एक दरोगा बनना है और मुझे दरोगा बनकर ही रहना है। और प्रकृति और भगवान की माया देखिए कि उसी साल बिहार दरोगा की परीक्षा का फॉर्म निकलता है। प्रीति इस बार परीक्षा का फॉर्म भरती है और मेहनत करके लगन कर से पढ़ाई करना शुरू करती है। अब धीरे धीरे समय आता है, उसके घर पर एक कॉल लेटर आता है, वहां के दरोगा की परीक्षा देती है। चूंकि वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज थी, फिजिकल उसका बहुत कमज़ोर था। अब वो एक कोचिंग की क्लास फिजिकल की ज्वाइन कर लेती है, वहाँ से दौड़ की तैयारी करने लगती है और इस बार वो दौड़ में भी सबको मात दे देती है, सबसे आगे आती है। और कुछ दिन बाद ही पूरी परीक्षा का रिजल्ट आना था। वो सुबह से ही सोच रही थी, ईश्वर से यही आशीर्वाद मांग रही थी कि हे ईश्वर इस बार हमें कामयाब कर देना, क्योंकि पूरी नाव तुम्हारे भरोसे है, इस बार मेरी नाव को पार लगा देना, नहीं तो समाज मेरे ऊपर बहुत
हंसेगा और थूकेगा और प्रभु मेरे 2 बच्चे हैं, इनका गुजारा कौन करेगा। और शाम को जैसे ही रिजल्ट आता है, वो घर में खाना बना रही थी, बगल का एक पड़ोसी आता है और वो कहता है कि बधाई हो, तुम तो दरोगा बन गई हो। वो रिजल्ट अपना ऑनलाइन चेक करती है और जब अपना रोल नंबर मैच करती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसका बूढ़ा पिता उसे आकर गले लगाता है। दोनों बिटिया और बाप आज एक दूसरे से मिलकर ऐसे रो रहे थे जैसे उन्हें लग रहा था कि उनकी जन्मों जन्मों की कोई ख्वाहिश पूरी हो गई। इसके बाद जब ये पूरी सूचना उनके ससुराल वालों को मिलती है तो लोग भी बधाई देने आते हैं। तुरंत ब्यूटी अपने ससुराल वालों से पूछती है कि आपने मुझे संघर्ष में रोका था, आपने मुझे संघर्ष करने नहीं दिया था। अब वो दरोगा बन चुकी थी, लेकिन फिर सबसे प्यार से बात करती है और वो इस तरीके से सफल हो जाती है। तो कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, जब आदमी मजबूरी में गलत रास्ते पर चल पड़ता है, गलत रास्ते पर भटक जाता है। इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा ब्यूटी के पास कई बार ऐसे मौके आए जब वो एक गलत रास्ते पर चली जाती, लेकिन उन गलत रास्तों पे जाने के बजाय ब्यूटी ने अपने हाथ में कलम और किताब थामी और उस कलम और किताब की बदौलत, उस कलम और किताब की ताकत से वो एक दरोगा बन बैठी। दोस्तों, अब सिलसिला शुरू होता है। पिछली वीडियो में हमें सपोर्ट और प्यार देने वालों के नाम, कि किन लोगों ने हमें पिछली वीडियो पर सपोर्ट किया था, उन सभी लोगों के नाम लूंगा। जिन लोगों का कमेंट, जिन लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारी इस कहानी पर आएगा, उनका भी नाम मैं अगली आने वाली परसों शाम को 7 बजे आने वाली वीडियो में जरूर लूंगा। तो परसों शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ आपको मिलूंगा। तो पिछली कहानी पे हमें प्यार और आशीर्वाद और कमेंट देने वालों के जो नाम हैं, उनमें पहला नाम है राजा राम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, अतीक अहमद हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश से, वीरेंद्र बैस बीके बैस हैं अयोध्या से, शैलेश कुमार नौगढ़ ब्लॉक चंदौली उत्तर प्रदेश से, मुनीस खान उत्तर प्रदेश मऊ से हैं, छोटेलाल सेठ हैं जौनपुर से, परमेश्वर यादव हैं, सुनील कुमार सीतामढ़ी बिहार से हैं। इनका जो है सुनील कुमार सीतामढ़ी जो बिहार से हैं, ये लिखते हैं कि मैं रुनिया सैदपुर में हूँ, मैं आपकी कहानी पेड़ पर चढ़कर देख रहा हूँ। तो सुनील भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे आदमी हमारे साथ पहले सब्सक्राइबर हो जो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारी कहानी को आप मिस नहीं करते और पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम है भानु किशोर फिरोजाबाद यूपी से, विनोद सिंह सिरसा हरियाणा से, मुन्ना आर एडवोकेट फरुखाबाद से, वरुण प्रताप सिंह बघेल हैं शासकीय दृष्टि एवं श्रवण विद्यालय मठपुरैना रायपुर सतना मध्य प्रदेश से, डॉक्टर आनंद सिंह रोहिल्ला हैं सोनीपत हरियाणा से, आशीष सिंह रावत जी हैं, मोहम्मद अकरम हैं जो कि हमारी वीडियो कराची पाकिस्तान से देखते हैं, अनुराग सिंह चौहान है कानपुर रोड कानपुर से, सुधीर ओझा है बसंत कुंज दिल्ली से, योगेंद्र यादव मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, बीएल यादव राजगढ़ ब्यवारा मध्य प्रदेश से हैं, गंगा सागर तिवारी बिहार से, मंजू तिवारी प्रतापगढ़ से हैं और मंजू तिवारी जी लिखती हैं हम यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार हो जाता, हम 24 साल से अलग रह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको जल्दी भगवान आपकी मुरादें पूरी करे, जो भी आपकी समस्या वो दूर करे। अगला नाम है श्याम यादव, राम निवास प्रसाद शिक्षक पटना बिहार से आपने आशीर्वाद दिया है, रोहित यादव तहसील गुन्नौर जिला संभल से, शेखर सुमन सिंह यदुवंशी तुलसी नगर सीहोर बिहार से, अजीत मिश्रा गुड़गांव से, अजय मिश्रा नोएडा से, विजय मिश्रा नोएडा से। तो ये आप लोगों के नाम थे जिन लोगों ने पिछली वीडियो में अपना सपोर्ट और प्यार दिया था। उम्मीद है इस वीडियो में भी आप लोग हमें अपना प्यार और कमेंट जरूर देंगे। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ परसों शाम 7 बजे। तो आने वाली कहानी और इस कहानी को अपना प्यार और आशीर्वाद देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।